देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च अप्रोच कितने तरीके का होता है? दो तरीके का रिसर्च अप्रोच होता है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है जिसमें हम लोग नंबर्स में रिसर्च करते हैं, जैसे कि इस कंपनी का इस साल सेल कितना हुआ है, इस कंपनी का इस बार प्रॉफिट कितना हुआ है। स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी रिसर्च करना इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। जनरली फिनेंस बैकग्राउंड के लोग क्वांटिटेटिव अप्रोच में रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव होता है जिसमें नंबर्स नहीं होता है, जैसे साइंस के लोग रिसर्च करते हैं तो केमिकल्स यूज करते हैं, या आर्ट्स के लोग करते हैं, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग तो वो लोग हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं जिसमें नंबर्स नहीं होता है। अगर हम निकाल रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ एक्सीडेंट होता है एक साल में इस पर्टिकुलर एरिया में, तो दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये किसी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है। इट जस्ट अ सोशल टॉपिक कि हम निकाल रहे हैं कि ये एरिया कितना एक्सीडेंट प्रोन है। कहीं कहीं रास्ते में लिख देता है एक्सीडेंट प्रोन, उसको कैसे पता है यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है? एक्सीडेंट प्रोन उसी एरिया में क्यों लिखता है? क्योंकि वो रिसर्च करके निकाला हुआ है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। तो दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव है जिसमें नंबर्स यूज नहीं होता। अब इसके बाद बोल रहा है क्वांटिटेटिव अप्रोच दो तरीके का होता है, एक एक्सपेरिमेंटल, एक इन्फरेंशियल। दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्फरेंशियल सिमुलेशन क्या होता है? देखो, एक्सपेरिमेंट होता है जो हम लोग लैब में जाके करते हैं, डिफरेंस समझो। एक्सपेरिमेंट जो होता है वो हम लोग या तो लैब में जाके करते हैं या तो फील्ड में जाके करते हैं। फील्ड में जा लैब लैब एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आता है, पर फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है जहां पे वो चीज हो रहा है, हम उसको लाइव देख के आ रहे हैं। जैसे कि मेंटल पेशेंट, हम लोग मेंटल पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोग एक मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पे एक पर्टिकुलर पेशेंट को देखेंगे। एक पर्टिकुलर पेशेंट को देखेंगे वो सुबह से रात तक कैसा बिहेव करता है, दवाई लेने के पहले कैसा करता है, आफ्टर मेडिसिन वो कैसा बिहेव करता है। तो पर्टिकुलरली उस मेंटल पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो उस फील्ड में जाके, मतलब हॉस्पिटल में जाकर, हॉस्पिटल इज द फील्ड, तो वहां अगर हम लोग जाके उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, मेरा एक एक वर्ड काम का है, ध्यान से सुनना। ऑब्जर्वेशन अगर हम कर रहे हैं और फिर हम कोई चीज कर रहे हैं ऑब्जर्व करके, दैट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इन्फरेंशियल सिम्युलेशन क्या होता है? सिम्युलेशन होता है वही चीज को अपने पास एक क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि टीचर्स को ये ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल में भेज देते हैं कि जाओ वहां पे पढ़ा कर आओ। क्योंकि अगर टीचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चों का हम बात करें, बच्चों का टीचिंग ट्रेनिंग का अगर हम बात करें, तो टीचिंग ट्रेनिंग उसको कैसे रूम में बैठ के दे? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल में बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये तो जाकर ही पता चलेगा। इसको कहते हैं सिम्युलेशन। सिम्युलेशन का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो पहले, जिसमें जाके हमको असली में काम करना है। मतलब हमको सोचो, बच्चों को जाकर पढ़ाना है, 3-4 साल के बच्चों को जाकर पढ़ाना है, पर ये प्रैक्टिस मेरे को असली में उसको कराना पड़ेगा। क्योंकि ये बोलकर कोई नहीं सिखा सकता, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलकर सीखने की चीज नहीं है, करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेना होगा। तो इन्फरेंशियल होता है जिसमें कंक्लूजन होता है। याद रहे, एक्सपेरिमेंटल में हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंक्लूजन देते हैं इन्फरेंशियल में। तो ये दो पार्ट में चला जाता है। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे सारा चीज निकाल लेते हैं, सोचो जो करना है सॉफ्टवेयर ये सब में डालकर पूरा कर लिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल खत्म हो गया। जब हम कंक्लूड कर देंगे कि मेडिसिन के पहले ज्यादा खराब हाल रहता है पर मेडिसिन के बाद वो थोड़ा स्टेबल बिहेव करता है, तो ये हम इन्फरेंशियल में चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वांटिटेटिव अप्रोच को हम लिखे हैं, इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव में हम लिखे हैं इट इन्वॉल्व्स मेथड ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ ओपिनियन, बिहेवियर एंड एटीट्यूड।
इसमें हम किसी का मतलब इनटेंजिबल चीज जैसे जिसको ओपिनियन, बिहेवियर, एटीट्यूड ये सब का बात कर रहे हैं। इट यूजेस टेक्निक लाइक इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ये सब कर रहे हैं यहाँ पर, कोई डेटा कलेक्शन का बात नहीं है। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? सिर्फ सर्वे करना और फैक्ट फाइंडिंग करना। जैसे सोचो, आज मेरे को किसी चीज के ऊपर जानना है, मेरे को जानना है, सोचो कोरोना क्या है, कोरोना के बारे में कुछ सर्वे करना है, कितने लोगों को कोरोना हो गया है, कोरोना हो कैसे रहा है, ये सब बस मेरे को इंक्वायरी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है, ऑब्वियसली कितना हो रहा है। हम अभी इस नेट अभी हम गूगल का ये वाला आर्टिकल पढ़े, उसमें लिख रहा है कि कोरोना कम रहा है अगर कोई मेजर्स ले रहा है तो। कहीं और सुन रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा है मेजर्स लेने से। तो मैनिपुलेशन होता है। इसलिए कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई सबूत नहीं होता है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होता है, हम जस्ट फैक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, कुछ सर्वे कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसमें मैनिपुलेशन होगा। अब इट डिस्क्राइब द मैटर ऑफ द टाइम ऑफ स्टडी। यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द टर्म एक्स फैक्टो रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम लोग कब कर पाएंगे? जब कोई चीज हो चुका है। कोई चीज फाइंड कब करेंगे? जब वो चीज हो चुका है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है जो सीआईडी लोग करता है, मर्डर हो गया है उसके बाद रिसर्च करता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो चीज हो गया है। एक्स पोस्ट, पोस्ट मीन्स बाद में, फैक्टो मीन्स किसी फैक्ट का रिसर्च। तो कोई चीज हो गया है उसके बाद उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। एकदम याद रखो, सीआईडी मर्डर केस, ये एकदम याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। अब ये क्यों करते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी तो यही बोलता है ना कि कोई चीज हो गया है, हम लोग सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, फैक्ट कर रहे हैं, फैक्ट फाइंड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी यही होता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए, तो ऑटोमेटिकली इसका सिमिलर मीनिंग है। उसके बाद बोल रहा है, एमसीक्यू करेंगे तब आइडिया क्लियर होगा, अभी ये सब बात सिर्फ माइंड में बैठाओ। The researcher has no control over the variables. He has to only report what is happening or what has happened. ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बस जो हुआ है या हो रहा है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी कोरोना हो रहा है या जितना हो गया है हम सिर्फ वही कर सकते हैं। हम ये रिसर्च करके कोरोना को रोक नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं, क्या हो चुका है पास्ट में और अभी क्या हो रहा है, हम सिर्फ यही इससे देख सकते हैं क्योंकि हम फैक्ट फाइंड कर रहे हैं। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं है मेरा। जैसे कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, अगर हम फाइंड कर रहे हैं किसी कंपनी का कि ये कंपनी को, जैसे हम लोग को बहुत बार एक मॉल में जाते हैं तो फॉर्म भरने के लिए देता है, आपको कौन सी कंपनी का कॉस्मेटिक पसंद है, पॉन्स का, लक्स का, इसका उसका दिया, तो वो लोग सर्वे कर रहा है, वो लोग चेंज नहीं कर सकता इस फैक्ट को। अगर निकल गया कि ज्यादातर लोग डव यूज करते हैं तो आ गया, इसमें उन लोग कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जो है वो पता चल गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, जैसे पूछता है आप कितना फ्रिक्वेंटली हमारे वेबसाइट से परचेज करते हैं, मंथली, वीकली, इट्स जस्ट अ सर्वे। शॉपिंग, कितना हम फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को ही स्टैटिस्टिकल रिसर्च कहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन में सर्वे ये सब दिया है और स्टैटिस्टिकल रिसर्च दे दिया है तो हम स्टैटिस्टिकल में ही टिक लगाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम है स्टैटिस्टिकल और इससे रिलेटेड है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके बाद बोल रहा है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या है? The researcher has to use the already available fact or information and analyze them to make a critical evaluation of the subject. Descriptive में हम लोग find कर चुके हैं, fact ये सब, survey ये सब कर चुके हैं, अब उसको analyze कर रहे हैं। Analyze करना क्या होता है?
कि हम पूरा तुम लोग से पेपर भरवा लिए, हम एक मॉल में घुसे, जो मेरे को मिल रहा है रैंडमली उसके हाथ में वो फॉर्म दे रहे हैं और उसे फिलअप करवा रहे हैं, टिक लगवा रहे हैं। अब हम उसको लाकर तो देखेंगे ना, देखेंगे कि किसका क्या आ रहा है। हम एक एक्सेल शीट पे अब कॉपी में बैठ के तो लिखेंगे नहीं, मॉल में सर्वे किए हैं, बहुत डेटा है मेरे पास। तो हम क्या किए, एक एक्सेल शीट खोले, वहां पे सारे कस्टमर लोग का नाम लिखे और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इसको सोप का ब्रांड में इसको लक्स पसंद है, इसको पॉन्स पसंद है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, सोचो 500 आदमी से पूछे, तो 500 का जो जो क्वेश्चन पूछे तो उसका एक एक कॉलम बनाए, फिर एनालाइज कर रहे हैं कि कौन ज्यादा क्या किया। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। तो एनालिटिकल रिसर्च कब करेंगे, जब फैक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं देखने के लिए कि अल्टीमेटली होगा क्या। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च होता है अटेम्प्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय अ फर्म, एन इंडस्ट्री, अ बिजनेस और द सोसाइटी इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। इसमें क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च में अभी के अभी जो प्रॉब्लम है उसको हमको तुरंत सॉल्व करना है। तो अगर हम इमीडिएट प्रॉब्लम को एनकाउंटर करते हैं, अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम एकदम छोटा सा बात बोले, अगर अभी तुम लोग में से कोई ये बात समझ नहीं रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तो हमको अभी तुरंत कुछ सोचना होगा कि तुमको कैसे समझ में आए। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि रुको कैसे समझाना है, ये हम घर में सोचते हैं फिर समझाएंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते। हमको तुरंत सोचना है, तो हम तुरंत कुछ रिसर्च करेंगे। रिसर्च करेंगे मतलब बहुत जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो इट इज मोस्टली यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन। ज्यादातर ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में टीचिंग के टाइम पे यूज होता है ज्यादातर। क्यों? हमको जल्दी कोई कंक्लूजन ढूंढना पड़ता है, बहुत टाइम नहीं लगा सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर सोचने के लिए। रिसर्चर engaged in such researches aims at drawing certain conclusion related to society और business। जैसे कह सकते हैं अभी कोरोना के ऊपर अप्लाइड रिसर्च हो रहा है। अप्लाइड रिसर्च मतलब जल्दी ढूंढने के बारे में सोचा जा रहा है, जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि ठीक है। जैसे सोचो स्टॉक मार्केट का ये हाल क्यों है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग पता कर लेंगे। तो दिस इज नॉट द अप्लाइड रिसर्च, कर लेंगे, कर रहे हैं स्लो मोशन में। बहुत जल्दी करना है, इमीडिएटली करना है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। Principal objective of applied research is to find a solution to some practical problem। इसका मेन यही है कि हम लोग अप्लाइड रिसर्च से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सोचो तुम लोग मेरे को एक प्रॉब्लम बोल दिए हो कि मैम स्टॉक मार्केट का लिक्विडिटी सिचुएशन इतना खराब क्यों है, ये प्रॉब्लम तुम लोग मेरे को बोल दिए। ये आंसर देने के लिए हम जो रिसर्च करेंगे, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च होता है। तो हमेशा याद रहे, जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हम कोई रिसर्च करेंगे दैट इज अप्लाइड रिसर्च। और ये ज्यादातर यूज का, ऐसा हम नहीं बोले सिर्फ यूज होता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में, हम बोले ज्यादातर यूज होता है, इट इज मोस्टली यूज्ड इन। तो बिल्कुल भी ये नहीं समझी इट इज ओनली यूज्ड इन, मैनिपुलेट नहीं करना है मेरे वर्ड्स को। फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च होता है हमको कुछ ऐसे ही, हम लोग जब कोई आर्टिकल पढ़ते हैं ना बैठकर, मतलब हमको कुछ जानना ही, हम कोई फैक्ट फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ मतलब हमको कोई डेटा कलेक्ट नहीं करना है, हम ऐसे ही किसी टॉपिक पे बैठ के पढ़ रहे हैं। जैसे कभी कभी हम लोग पढ़ने लगते हैं कि दिमाग में ऐसे ही कोई क्वेश्चन आता है कि कोई भी जनरल क्वेश्चन जब दिमाग में आता है कि ये काम क्यों करते हैं हम लोग, जैसे जनरली हम लोग करने लगते हैं कि जैसे कल कल हम पढ़ रहे थे कि सब कहते हैं कि पूजा करने पे प्याज नहीं खाना चाहिए। तो हम इंटरनेट पे ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि हम लोग क्यों प्याज नहीं खाते हैं, कोई भी पूजा होता है तो। दिस इज फंडामेंटल रिसर्च। हम कोई सर्वे नहीं कर रहे थे, हम जस्ट ऐसे ही
जानना चाहते थे, मेरा अंदर कोई इच्छा था, हम वो चीज का आंसर ढूंढने के लिए ऐसे ही पढ़ रहे थे। दिस इज फंडामेंटल रिसर्च। इसका दूसरा नाम है प्योर रिसर्च, इसी का दूसरा नाम है बेसिक रिसर्च। तो ये बिल्कुल ना सोचे ये सब अलग अलग है। फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, तीनों एक ही चीज है। इसमें हम लोग इट कंसर्न जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। हम ऐसे इसमें पता करते हैं जनरलाइजेशन और अपना एक थ्योरी बना लेते हैं। हमको इंटरनेट पे जो मिलेगा वो, जैसे बहुत लोग सर्च करते हैं कि डिप्रेशन से आजकल लोग क्यों इतना, मतलब इतना सुसाइड क्यों हो रहा है, ऐसे ही हमको जानना है। मतलब मेरा मन है, क्यों क्यों हमको अचानक से जानने का मन किया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, तो मेरे को ऐसे ही जानना है कि लोग आजकल कितना सुसाइड कर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, रीजन क्या होता है। ऐसे ही मेरे को कुछ नहीं, सर्वे ये सब नहीं कर रहे हम। गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज is termed as pure research, said by Young in Kothari 1988। जो बात हम इस तरह लिख दिए उसको डेफिनेटली लर्न रखना है। तो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए हम नॉलेज ले रहे हैं, इसको कहते हैं, जो लोग ऐसी एनिमल्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, बुक्स रीडिंग हैबिट होता है, जो डिस्कवरी चैनल देखते रहते हैं, वो लोग फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं। जस्ट नॉलेज गैदर कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज गैदर करना अच्छा लगता है। It is related to pure mathematics or concerning some natural phenomena is the example. Studies focusing on human behavior is the example. हमको ह्यूमन बिहेवियर को फोकस करना अच्छा लगता है, जैसे कि कोई अगर सैड है तो हमको जानना है कि वो क्यों सैड है। अगर अगर क्यूरियोसिटी जिसके मन में बहुत रहता है कि अगर कोई बहुत हंस रहा है, बहुत खुश है, तो मेरे को जानना है कि वो सच में खुश है इतना, या वो दिखा रहा है कि वो खुश है। इस तरीके का जो लोग रिसर्च करते हैं उसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। मेरा कुछ नहीं जाएगा अगर तुम क्यों सैड हो, क्यों हंस रही हो, बट मेरे को जानना है। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर साइंटिफिक नॉलेज। मेरे को इंफॉर्मेशन क्यों जानना है, कि मेरे को एक नॉलेज चाहिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च तो नाम से ही पता है, जिसमें क्वांटिटी यूज हो, नंबर यूज हो। जितना भी स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक्स मेथड फॉलो होता है वो सब क्वांटिटेटिव है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, जो भी चीज नंबर में कर रहे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके बाद आ रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च है जो बेसिकली मैनेजमेंट लोग कर, मैनेजमेंट का जो रिसर्च होता है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कैसे एम्प्लॉय को और मोटिवेट करें। तो रिसर्च हुआ है तभी तो। देखो पुराने जमाने में ऑफिस में कोई भी लेजर आवर नहीं मिलता था, कोई गेम जोन नहीं होता था, कोई भी जैसे प्ले स्टेशन रूम बन जाता था, ये सब नहीं होता था। अभी क्या होता है, कोई कोई ओकेशन में ऑफिस एक ट्रिप प्लान कर देता है, एक दिन का बोलता है कहीं पे ऐसे ही गेट टुगेदर करेंगे। ये सब पहले जमाने के ऑफिसेज में नहीं होता था, अब होता है। हर ऑफिस में एक गेम रूम होता है, बड़े बड़े ऑफिसेज में, जिसमें वो लोग पूल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, ये सब खेल लेते हैं। ठीक है, क्यों ये सब चेस रखा हुआ रहता है, ये सब क्यों रखा हुआ रहता है? क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। हम पढ़ लिए, पूरा काम कर लिए, काम करने के बाद कुछ नहीं है। आजकल बड़े बड़े कॉलेजेस में गेम रूम बना हुआ होता है कि पढ़ने से अगर स्टूडेंट थोड़ा वैसा हो गया कि और मन नहीं है पढ़ने का, तो थोड़ा खेल कर आ गया। पहले सिर्फ आउटडोर गेम्स ही होते थे, अभी इंडोर गेम्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये सारा जो सोचा गया है, ये कोई किसी ने तो रिसर्च किया है ना, ऑब्जर्व किया है जाकर कि अच्छा खेलने के पहले और खेलने के बाद एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स वर्क। तो वो सब वो ऑब्जर्व किया है, फील्ड पे जाके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब वो करा होगा तो इन्फरेंशियल रिसर्च दिया होगा। इन्फरेंशियल रिसर्च मतलब कंक्लूजन दिया होगा। ये पूरा ही क्या है, देखो एक्सपेरिमेंटल जरूरी नहीं है सिर्फ क्वांटिटेटिव में ही होगा, क्वालिटेटिव में भी होगा। तो इतना रिजिड नहीं रहना है थ्योरी में कि मैम आप तो सिर्फ क्वांटिटेटिव में 2 पार्ट बनाए थे, क्वालिटेटिव में क्यों नहीं? क्वालिटेटिव में भी रिसर्च हुआ होगा बट नंबर में नहीं हुआ होगा। हम वहां पे भी कंक्लूजन दिए होंगे पर नंबर में नहीं दिए होंगे। तो इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी और काइंड। एग्जाम्पल मोटिवेशन रिसर्च विच इन्वेस्टिगेट्स इनटू द रीजन फॉर सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर। मोटिवेशन रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर से। हम जब खेल कर आए
तो हम बहुत फास्ट काम कर रहे थे। इससे पता चलता है हम खेलने से मोटिवेटेड होते हैं। तो मेरा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी है ये। मेन एम इज discovering the motives and desire of human being by using 6 interview। 6 इंटरव्यूज क्या था? बहुत सारा हम लोगों का, जैसे कि आजकल देखना, पहले जमाने में हम लोग देखते हैं एक ही बार इंटरव्यू लेता था और बात खत्म, खत्म हो जाता था। अभी बहुत राउंड होता है, मैक्सिमम 6 राउंड इंटरव्यू हो सकता है। रूल है सिक्स, यूजिंग 6 इंटरव्यू। हर कंपनी 6 इंटरव्यू नहीं लेता है, बिकॉज इट्स कॉस्ट इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट। इस तरह तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। बट एकदम एक 6 इंटरव्यू मेथड है जो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो 6 इंटरव्यू राउंड का रियल रूल है। ये 6 इंटरव्यू लेने से, आजकल 3 होता है। पहले ऐसे इंट्रोडक्शन होता है, फिर भेज देता है, दूसरी बार में बुलाता है। अगर बहुत बार कंप्यूटर का एक बोलता है कि खाली आप कंप्यूटर का एक्सेल ये सब ऑपरेट करके दिखाइए। तीसरी बार में ऐसे ही बुलाता है फिर से। मतलब क्यों बुलाता है? क्योंकि वो चेक करता है कि मेरा मोटिव और डिजायर कितना है, ये फाइंड करने के लिए। अदर टेक्निक्स आर कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट होता है। तो हम लोग क्या पढ़े बेसिकली क्वालिटेटिव में? इसमें हम लोग क्वालिटी और काइंड का रिसर्च करते हैं। एग्जाम्पल है मोटिवेशन रिसर्च, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर चेक होता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेते हैं किसी थ्योरी का। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या हुआ? जो फिलोसोफर्स और थिंकर्स बोलते हैं, किसी को सही लगता है, किसी को सही नहीं लगता है। जैसे आध्यात्मिक बात होता है ना, भगवान से रिलेटेड बात, प्यार से रिलेटेड बात। जैसे जो जो सब सही नहीं मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, मेरे को लगता है इसलिए हम बुक लिख दिए। सोचो, मेरे को लगता, हम बहुत रिलीजियस होते, तो हमको लगता भगवान है तभी ये सब है, हम ऐसा बुक लिख दिए। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको मेरा बात बेकार लगेगा। तो ये मेरा आइडिया है, हमको ऐसा लगता है, इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जैसे बहुत लोग प्यार को लेकर कुछ लिखते हैं कि अगर ये चीज नहीं है तो फिर वो प्यार नहीं है, ये चीज तो होना ही चाहिए एक रिलेशनशिप में। ऐसा करके हम एक थ्योरी लिख दिए है। बट सबको नहीं लगता, कोई लोग उसमें आर्ग्यूमेंट देंगे, डिबेट करेंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे रिलेशन में तो ये चीज नहीं है, फिर भी हम लोगों में प्यार है। तो बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर बेस्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। इसको फिलोसोफर्स और थिंकर्स यूज करते हैं, दिस रिसर्च, फॉर डेवलपिंग न्यू कॉन्सेप्ट और फॉर इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है? तो कॉन्सेप्चुअल में कोई भी फैक्ट और हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं होता, कोई भी सर्वे नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल इज ओनली बेस्ड ऑन सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इट्स माय थिंकिंग, माय फिलोसॉफी। जैसे जो लोग अपना बहुत फिलोसॉफिकल बात करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं भी इतना फिलोसॉफिकल ज्ञान मत दो। तो क्योंकि वो उसका है, तो वो क्या करके रखा है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च करके रखा है, पढ़ा होगा कहीं। अच्छा, एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च होता है डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रिसर्च से उल्टा। एम्पेरिकल रिसर्च होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, वो चीज खुद एक्सपीरियंस किए हैं, तब बोल रहे हैं। सोचो, मेरे साथ कोई चीज हुआ है, फिर हम वो चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब हम, एम्पेरिकल रिसर्च है मेरे पास क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है। ऑब्जर्वेशन, हम स्टूडेंट्स में ये देखे हैं, अपने फ्रेंड्स में हम ये देखे हैं कि ऐसा होता है। जैसे अ, अभी जब ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुआ था अप्रैल मई में, तो कोई भी स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे टीचर्स को पढ़ाने नहीं दे रहे थे, बुली कर रहे थे टीचर लोग को, डिफरेंट वॉइस निकाल रहे थे, कुछ भी इमेज लगा दे रहे थे, तो डेफिनेटली तंग कर रहे थे टीचर को। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके और पिक भेजकर दिखाया है कि देखिए मैम, मेरे स्कूल में बच्चे टीचर्स के साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट एमकॉम कर रही है, उसने दिखाया है। तो ये मेरे को पता चला कि सिर्फ 11th-12th के बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, एमकॉम में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं।
तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करके बैठे हैं, एम्पिरिकल रिसर्च करके बैठे हैं। सच रिसर्च इज डेटा बेस्ड, मेरे पास डेटा है दैट कम्स। अब सोचो हम करते, अभी हम किए नहीं एम्पिरिकल रिसर्च, सोचो हम ये जानने के बाद एम्पिरिकल रिसर्च करने बैठ जाए कि कितने बच्चों ने ऐसा ऐसा किया है, कितने स्कूल कॉलेजेस में ऐसा हुआ है। तो सच रिसर्च इज डेटा बेस्ड दैट कम्स अप विद कंक्लूजन कैन बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट। हम इसको फिर वेरीफाई किए हैं क्योंकि खुद देखे हैं। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ एनी डिजीज, किसी डिजीज को लेके जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एम्पेरिकल ही तो एक्सपेरिमेंटल हुआ ना। हम एक्सपेरिमेंटल में क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। हम बोले थे जाकर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो फील्ड में या तो लैब में, हम क्लियर बोले थे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वहां पे भी हम लोग कोरोना का ही कर रहे थे कि कैसे ठीक होगा। यहाँ पे भी स्टडी ऑफ एनी डिजीज है। तो क्लियर है, एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल एक ही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। रिसर्चर हैज कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। देखो, डिस्क्रिप्टिव में मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था वेरिएबल के ऊपर, पर यहाँ पे कंट्रोल है मेरा वेरिएबल के ऊपर। डिफरेंस समझो। ही फॉर्मुलेट्स द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन so he can manipulate the variable। पर मैनिपुलेशन डिस्क्रिप्टिव में भी था, मैनिपुलेशन एम्पेरिकल में भी है। क्यों मैनिपुलेशन है? क्योंकि अभी अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना कितना हुआ है, कैसे हुआ है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है ना मेरा ऑब्जर्वेशन, सोचो गलत आ गया, हम कभी यहाँ वो देखे वहां ये देखे, तो मैनिपुलेशन यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि हम मेरा वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल है। वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल है मतलब जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि आंसर देखना, बहुत सारे रिसर्चर क्या करते हैं, एक्चुअली सभी करते हैं, अगर लास्ट में कंक्लूजन देना है कि स्टॉक मार्केट का हाल इसीलिए खराब हो गया है, तो वो ऐसा ही डेटा देंगे जिससे अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर आंसर देगा कि स्टॉक मार्केट का हाल खराब हो गया है। ये सब करते हैं। तो ये कंट्रोल है मेरा वेरिएबल के ऊपर, हम मैनिपुलेशन किए हैं वेरिएबल कंट्रोल करके। The result obtained by using this research has the most powerful evidence for a given hypothesis। Hypothesis का मतलब होता है assumption। तो हम अपने assumption के लिए इसमें evidence देते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई एविडेंस नहीं होता है मेरे पास, या अभी तक इनफैक्ट जितना पढ़े किसी में एविडेंस नहीं था, पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त एम्पेरिकल रिसर्च में ये सब में मेरे पास एविडेंस तो होगा। देखो 22 नंबर देखो, इसमें बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। मैनिपुलेशन हमेशा किस में रहता है, हिस्टोरिकल, फंडामेंटल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल। अभी देखो, हम एम्पेरिकल में लिखा है मैनिपुलेशन, एक्सपेरिमेंटल में नहीं लिखा है मैनिपुलेशन। हम एम्पेरिकल में लिखाए हैं और डिस्क्रिप्टिव में लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिस्क्रिप्टिव। अब अगर कोई यहाँ पे बोलता है कि मैम आप ही तो बोले एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल सेम है, हम ये नहीं बोले दोनों सेम है, हम ये बोले वैसा ही है, सिमिलर और सेम में डिफरेंस है। तो एम्पेरिकल में अगर एम्पेरिकल का थ्योरी में हम लिखे हैं कि वो मैनिपुलेट करता है, तो एम्पेरिकल ही मैनिपुलेट करता है, एक्सपेरिमेंटल में हम ऐसा नहीं लिखे हैं। तो याद रहे, मैनिपुलेशन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करेगा यहाँ पर इस ऑप्शन में। 23 देखो, a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children। एक्सीडेंट प्रोन क्या होता है, बहुत ज्यादा कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उसको एक्सीडेंट प्रोन एरिया बोलते हैं। एंजाइटी प्रोन किसको बोलते हैं, कहीं पर अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है तो उसको एंजाइटी प्रोन बोलेंगे। तो बोल रहा है अगर एक रिसर्चर इवेल्युएट कर रहा है इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में इतना एंजाइटी क्यों है। एंजाइटी का मतलब यहाँ पे क्या है, बच्चे एग्जाम से बहुत जल्दी डर जाते हैं, रिजल्ट मतलब एग्जाम के एक रात पहले फीवर आ जाता है, इतना डर है एग्जाम का। फिर रिजल्ट निकलता है, अगर वो फेल हो जाते हैं या अप टू मार्क्स नहीं आया है, मतलब हम सोचे थे मेरा 90% आएगा, मेरा 85% आ गया, तो हम जाके सुसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि हम जितना सोचे थे उतना नहीं आया। इसको कहते हैं एंजाइटी प्रोन होना।
कोई चीज के ऊपर नेगेटिव एक्साइटमेंट होना, नेगेटिव एक्साइटमेंट, उसको एंजाइटी कहते हैं। तो इतना ज्यादा बच्चों में ये क्यों है, तो इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। विच मेथड ऑफ रिसर्च शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस, तो इसके लिए कौन सा सही रहेगा। अब इसमें बोल रहा है 24, देखो, अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे इंटरवेंशन। इसमें वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि अगर हम मिड डे इंटरवेंशन दे, मिड डे मील अगर अपने एम्प्लॉइज को अगर हम लोग दें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। विच रिसर्च मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस केस। देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब एक चीज तो हम बताएं, वो सीआईडी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इसका और एक दूसरा एंगल है जो याद रखना है। इट मीन्स फ्रॉम व्हाट इज डन आफ्टरवर्ड्स, अब बाद में करना क्या है। इट मीन्स आफ्टर द फैक्ट और रेट्रोस्पेक्टिवली। It refers to those study which investigate possible cause and effect relationship। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्स फैक्टो से हम लोग एक चीज और पता करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये करेंगे तो क्या होगा, ये चीज जब हम लोग को पता करना होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वर्ड है एक्स पोस्ट फैक्टो का, इसको शॉर्ट में एक्स फैक्टो बोलते हैं, याद रहे। अब इसको कोई अलग चीज मत समझ लेना। तो यहाँ पर ये करेंगे तो ये होगा cause and effect relationship by observing an existing condition and searching back in time। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई चीज को अभी existing condition को observe कर रहे हैं और निकाल रहे हैं कि अगर ऐसा करे तो क्या होगा। ये it is defined by Kerlinger in 1964। ये बहुत अच्छे से explain किया है फैक्टो को। देखो, it is a research in which the independent variable have already occurred and now the researcher starts with the observation of a dependent variable। दो तरीके का वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे सोचो अच्छे से बारिश होगा तो एग्रीकल्चर अच्छे से होगा। तो एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अच्छे से बारिश होने के ऊपर। तो एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। तो rainfall is an independent variable and agriculture is the dependent variable। तो independent तो खुद होगा, मतलब मिड डे मील अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट। सोचो बहुत रोड एक्सीडेंट इंक्रीज हो गया है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सीडेंट तो होगा ही। हम निकालना चाहते हैं नाउ एन इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटेड। देखो हो तो गया है, एक्सीडेंट बहुत हो तो गया है, इसलिए ये ऑलरेडी ऑकर्ड इवेंट है। तो अभी जो रिसर्च करेंगे वो एक्स पोस्ट फैक्टो तो होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। नाउ एन इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे कौन है, हम लोग का एग्जाम्पल का सीआईडी। अभी सीआईडी अपॉइंट हुआ है, जैसे मर्डर में सीआईडी अपॉइंट हुआ था, वैसे सोचो रोड एक्सीडेंट के लिए भी एक बार के लिए पकड़ लो, सीआईडी अपॉइंट हुआ। एंड ही विल फाइंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दोज एक्सीडेंट। वो क्या करेगा कि किसी मर्डरर को आके यहाँ पे तो पकड़ेगा नहीं, ये कोई मर्डर वाला केस तो है नहीं। वो यहाँ पे एक्सीडेंट में देखेगा इतना एक्सीडेंट आखिर इस एरिया में होता क्यों है। इट इज एक्स फैक्टो स्टडी। यहाँ पे वो जो ये पढ़ेगा ना, द इन्वेस्टिगेटर हैज नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सच वेरिएबल। उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल तो है नहीं, वो कुछ कर तो सकता नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट कॉज फाइंड करेगा। 25 में हम लोग को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। सबसे सही लाइन क्या होगा, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। एक बार के लिए पढ़ के लग रहा है हाँ ए होगा। द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, बी तो होगा ही नहीं। द रिसर्च इज कैरिड आउट अलोंग विद द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, ये क्या उसी के साथ होता रहता है, ये भी नहीं है। नाम पोस्ट बोल रहा है, पोस्ट मतलब आफ्टर, तो साथ में कैसे होता रहेगा, सी भी रॉन्ग है। The research is carried out keeping in mind the possibility of an incident। ये रिसर्च करते वक्त हमको पॉसिबिलिटी पता होता है इंसिडेंट का, नहीं,
ये समझो, एक्सपेरिमेंटल में और एक्स पोस्ट फैक्टो में डिफरेंस क्या है। एक्सपेरिमेंटल में मेरे माइंड में पहले से कोई आंसर होता है और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि आज अगर हम सोचो कि जैसे रेड रोज और व्हाइट रोज अगर मिलाकर एक ही जगह पे एक ही गमले में डाल दे तो पिंक रोज आएगा। ये तो अभी प्रूव्ड हो चुका है, पर जब ये वो कर रहा होगा तब उसके दिमाग में होगा कि एक काम करते हैं, अगर रेड रोज और व्हाइट रोज को एक साथ एक गमले में डालें तो पिंक रोज आएगा क्या। वो ये डालकर देखा और देन पिंक रोज आया। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसको पता था पहले से, कोई दिमाग में आंसर था, फिर वो किया। एक्स पोस्ट में उसको पहले से किसी पॉसिबिलिटी के बारे में पता नहीं होता है। तो यहाँ पर वो है एक्सपेक्ट, मिड डे मील देने से क्या होगा उसको कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च द रिसर्चर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट। ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें वो इफेक्ट ट्रेस करने का कोशिश करता है। देखो, बेसिक रिसर्च किसको कहते हैं। बेसिक रिसर्च इट इज कॉल्ड फंडामेंटल। हम फंडामेंटल में जाकर लिखाए थे कि इसको बेसिक और प्योर रिसर्च कहते हैं, तो हम बेसिक रिसर्च में आकर भी लिखे हैं इसको फंडामेंटल और प्योर कहते हैं। इट गिव्स न्यू नॉलेज। हम फंडामेंटल में भी लिखा है कि सिर्फ नॉलेज लेने के लिए हम लोग नॉलेज लेते हैं, तो बेसिक रिसर्च से हम लोग को सिर्फ न्यू नॉलेज मिलता है। दैट इज व्हाई, व्हाट एंड हाउ, एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी। सिंगल डिसिप्लिन इज टेक्निकल लैंग्वेज। ये सब कुछ नहीं है, सिंपल बात है। हाउ डिड यूनिवर्स बिगिन, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ जाए, मतलब ये जरूरी नहीं, यही कोई भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाए और हम लोग गूगल पढ़िए। जैसे अभी इंटरवेंशन का डिटेल में हमको मीनिंग जानना था, तो हम क्या किए, इंटरवेंशन का मीनिंग गूगल में सर्च कर लिए। हम क्या कर लिए, बेसिक रिसर्च। मेरा दिमाग में क्वेश्चन था, हम फाइंड करने चले गए। अप्लाइड रिसर्च हम अभी लिखवाए थे, इसमें फिर से लिखा हुआ है, इट इज रिलेटेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसमें कोई प्रॉब्लम फाइंडिंग होता है। सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम फॉर बेटरमेंट इन कॉमन लैंग्वेज। सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी चीज के अच्छाई के लिए जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। एग्जाम्पल, इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। हम लोग को एग्रीकल्चर का क्रॉप प्रोडक्शन एक प्रॉब्लम है कि क्रॉप स्लो ग्रो हो रहा है, खराब ग्रो हो जा रहा है, हम लोग को उसका इम्प्रूवमेंट करना है। ये प्रॉब्लम था, इसको सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च। कैसे, जैसे HYV सीड्स निकला तो वो अप्लाइड रिसर्च हुआ। अप्लाइड रिसर्च क्यों हुआ, बहुत स्लो इंडिया का एग्रीकल्चर ही इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, प्राइमरी सेक्टर। अब वही अगर स्लो चलता तो कैसे होता, तो इसलिए HYV सीड का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुआ। तो HYV सीड जो निकला ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से निकला, दैट इज व्हाई इट इज अप्लाइड रिसर्च। ट्रस्ट और क्योर अ डिजीज, ट्रीट और क्योर अ डिजीज, ये हम लोग का अप्लाइड रिसर्च है। कोरोना हो रहा है, अभी एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, दिस इज अप्लाइड रिसर्च। फिक्स्ड रिसर्च, इट्स डिजाइन इज फिक्स्ड, मेजर्ड इन क्वांटिटी टर्म्स। फिक्स्ड रिसर्च होता है, पता है सभी इसको ऐसे करता है, एक ही टॉपिक पे 10 रिसर्च हुआ रहता है, हम लोग गूगल से निकालते हैं, अपने रिसर्च में भी वही सब थोड़ा थोड़ा डालते हैं और वैसा एक रिसर्च बना देते हैं, जो जनरली सब करते हैं, कॉपी पेस्ट। दिस इज फिक्स्ड रिसर्च। उसमें कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, कुछ नया सुनने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग बात पता चल जाएगा। फ्लेक्सिबल रिसर्च, इसमें क्या है, इट इज मोर फ्लेक्सिबल, दैट इज फ्रीडम फॉर डेटा कलेक्शन मेजर्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। इसमें ये याद रहे, फिक्स्ड रिसर्च क्वांटिटेटिव में डील करता है, फ्लेक्सिबल क्वालिटेटिव में डील करता है। फिक्स्ड रिसर्च में डिजाइन फिक्स्ड रहता है, फ्लेक्सिबल रिसर्च में डिजाइन फ्लेक्सिबल रहता है। फिक्स्ड रिसर्च में जो डेटा पहले से यूज हो रहा है हम वही डेटा यूज करते जाएंगे, कोई नया चीज नहीं। जैसे कि तुम लोग को बताते हैं, अगर अभी तुम रिसर्च कर रहे हो रिलायंस का 10 साल का सेल कैसा है और अभी कोरोना की वजह से क्या हो गया, 10 साल का सेल देख रहे हो, तो तुम जो सेल का डेटा कलेक्ट करोगे हम भी तो वही डेटा कलेक्ट करेंगे ना। तुम्हारे में रिलायंस का कोई और सेल नजर आएगा, मेरे रिसर्च में रिलायंस का कोई और सेल नजर आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हारे पास जो 10 साल का सेल है वही सेल मेरे पास है, तुम जो कंक्लूजन दोगे हम भी वही कंक्लूजन देंगे, तो दोनों के रिसर्च में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। गलत काम नहीं कर रहे हैं
कि तुम्हारा हम कॉपी पेस्ट किए हैं, हमको भी वही इंफॉर्मेशन मिला है जो तुमको मिला है। पर फ्लेक्सिबल रिसर्च में क्वालिटेटिव है, हम लोग इसमें किसी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि मिड डे मील देने से क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल रहे थे, या स्पोर्ट्स गेम रखने से क्या होता है। तो तुम्हारा कोई और आंसर आ सकता है, तुम जिस ऑफिस में ऑब्जर्व किए उसमें कुछ और आया, मेरे ऑफिस में कुछ और आया, तो जरूरी नहीं है दोनों का आंसर सेम होगा। टॉपिक एक ही था, गेम रखे तो क्या होगा, मिड डे मील रखे तो क्या होगा, बट आंसर तो अलग अलग आ ही सकता है, क्योंकि डेटा अलग अलग है, क्योंकि ऑफिस अलग अलग है। अगर सोचो ऑफिस भी सेम ही हो, जैसे रिलायंस सेम था, हम ऑफिस भी सेम रखते हैं, पर ये तो क्वालिटेटिव है। तुम, हो सकता है आज हम गेम खेल के मोटिवेट नहीं हुए, अगले दिन हम हुए थे गेम खेल के मोटिवेट। तो नेचर है, क्वालिटेटिव है, इसलिए चेंज हो सकता है, डेटा चेंज नहीं हो सकता है, सेल का फिगर चेंज नहीं हो सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च हम फिर से लिखे, इसको पढ़ लेना, क्वांटिटेटिव भी हम फिर से लिखे, इसको पढ़ लेना, कुछ नया बात लिखे होंगे, मिला होगा इसलिए, तो उसको एक बार रीड कर लेना। अच्छा, अभी सॉल्व कर रहे हैं तो हम रीड कर देते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च है, द रिसर्च इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिक फिगर और नंबर्स, इट्स एम इज टू मेजर द क्वांटिटी और अमाउंट एंड कंपेयर इट विथ पास्ट रिकॉर्ड फॉर प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम लोग जैसे अभी हम बोले, सेल हम लोग रिलायंस का निकाले और देख रहे हैं फ्यूचर में उसका क्या होने वाला है, तो पास्ट रिकॉर्ड निकाल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। क्वालिटेटिव में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा बाय ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल डू एंड से। इसमें सिर्फ हम लोग निकालते हैं पीपल क्या कर रहा है और क्या बोलता है। इट रेफर्स टू मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सिंबल एंड मेटाफोर्स। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट हम लोग सामने वाले का कैरेक्टर, डेफिनेशन, ये सब चेंज होता रहता है, यही एक्सप्लेन करना इज क्वालिटेटिव। इसमें कोई नंबर नहीं है हमारे पास। डिस्क्रिप्टिव हम फिर से लिख दिए हैं, इट रेफर्स टू रिसर्च दैट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो चीज जैसा है हम लोग सिर्फ उसको फाइंड करने बैठ रहे हैं। देखो हम लैंग्वेज अलग कर दिए हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज से भी चीजों को जानना जरूरी है। तो बोल रहा है यहाँ पे हम लोग कुछ, यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्ट और सर्वे कर रहे थे ना, तो जो चीज जैसा है वैसे ही एक्यूरेटली उसका पिक्चर निकाल रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च, हम वहां भी लिखे थे। एग्जाम्पल, फाइंडिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजीज दैट अफेक्ट द चिल्ड्रन। हमको सिर्फ फाइंड करना है कि अभी ऐसा कौन सा डिजीज है जो चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा सर्वे करेंगे, ये फैक्ट है और इसका हम सर्वे करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, it is an objective, systematic, controlled investigation for the purpose of predicting something about future. हमको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, इसलिए हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो में अभी कुछ हो गया है, उसको हम बाद में फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में और एक्स पोस्ट में एक डिफरेंस माइंड में सेट करूं। एक एक्सपेरिमेंटल में अभी कुछ हुआ ही नहीं है, हम अभी कुछ कर रहे हैं कोई चीज पता करने के लिए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। एक्स पोस्ट में अभी कुछ हो गया है, ऑलरेडी अभी कुछ हुआ है, हम बस बाद में उसका सच्चाई पता कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में अभी रेड रोज और व्हाइट रोज अपने आप मिलकर पिंक बन गया था, हम सिर्फ फाइंड कर रहे हैं पिंक कैसे बन गया, दैट इज एक्सपोस्ट। पर अभी हम एक रेड, मेरे दिमाग में थॉट आया है कि अगर हम रेड और व्हाइट को मर्ज कर दें तो एक पिंक रोज आ जाएगा, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। अब एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। तो यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ नहीं है, लिख लेंगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इट स्टडीज carried out in the course of an activity or occupation in the field of education to improve method। इसमें कुछ नहीं है, कभी एमसीक्यू मिलेगा तो हम समझाएंगे। बस ये याद रखो, एक्शन भी अप्लाइड जैसा ही होता है, वो भी ज्यादा पढ़ाई में यूज होता है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में ये भी वही यूज होता है। इवेलुएटिव रिसर्च, ये फर्स्ट टाइम है, सुन लो। It can be defined as a type of study that use a standard social research method for comparison purpose as a specific research methodology that employs a special technique।
फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखा देते हैं आफ्टर क्लास, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। देखो वेरिएबल एक एक वर्ड का मतलब बता देते, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग विच कैन बी मेजर्ड। एक चीज याद रखो, क्वालिटेटिव मेजर क्वांटिटेटिव मेजर क्या होता है, वो जस्ट एक मेजर है, जैसे कोरिलेशन एक मेजर है। कोई भी चीज मेजर, जैसे हम लोग का फीवर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर है। तो हर चीज को मेजर करने के लिए जो चीज होता है उसको हम लोग क्वालिटेटिव मेजर कहते हैं। डेटा होता है जो जस्ट इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा होता है टुकड़ों में सारा इंफॉर्मेशन है, जब उसको प्रॉपरली सजा देते हैं तब हम लोग उसको इंफॉर्मेशन कह देते हैं। डेटा ही इंफॉर्मेशन होता है, बट डेटा ऐसे ही हम रफली कलेक्ट करके रखे हैं। वो जो हम फॉर्म फिलअप कराए थे मॉल में जाकर, वो हम डेटा कलेक्ट किए थे, उसको अच्छे से जब हम एक्सेल शीट में लिख लिए तो वो इंफॉर्मेशन बन गया। इसमें हम कौन सा मेजर यूज किए, फॉर्म भरवाए, ये मेरा मेजर था। वेरिएबल होता है जो चीज के ऊपर, जैसे कि आज अगर हम रिसर्च कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या रेनफॉल अच्छा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन मार्क। तो हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मेजर कौन सा ले रहे हैं, हम जाते हैं फील्ड मेजर ले रहे हैं, हम जाते हैं और फिर एक एक फार्मर से पूछ के कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज माय मेजर। डेटा जो कलेक्ट किए वो एक एक फार्मर बोल रहा है कि हाँ जब बारिश अच्छे से होता है तो एग्रीकल्चर अच्छे से होता है, हम यस और नो का पेपर पेपर भर रहे हैं। वेरिएबल्स है रेनफॉल और एग्रीकल्चर, जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज को मेजर करने वाले हैं, जिस चीज को नापने वाले हैं, जिस चीज के ऊपर मेरा मेन रिसर्च बेस कर रहा है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और थिंग विच कैन बी मेजर्ड, हम लोग जो मेजर करने वाले हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। हम लोग रेनफॉल और एग्रीकल्चर को मेजर कर रहे हैं। 31 में यहाँ पर बोल रहा है which type of research concerned itself with cause and effect relationship। देखो कोरिलेशनल कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब होता है जब हम दो चीज या दो से ज्यादा चीज का रिलेशन फाइंड करते हैं, जैसे रेनफॉल और एग्रीकल्चर का। जैसे कोरिलेशन थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और टू और मोर वेरिएबल। जैसे कि प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है। तो अगर हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं तो हम कोरिलेशनल रिसर्च करेंगे। तो कोरिलेशन तीन तरीके का होता है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन, एक नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। जैसे मेरा इनकम और मेरा एक्सपेंस, ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट। अगर हम सेल बढ़ाएंगे तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हम सेल गिरा देंगे तो मेरा प्रॉफिट भी गिर जाएगा। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, जो हो रहा है दोनों के साथ एक साथ। रेनफॉल अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा होगा, रेनफॉल कम होगा तो एग्रीकल्चर भी कम होगा। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन होता है जहां एक के चेंज होने से दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे कि मेरा इंटेलिजेंस और मेरा शू साइज, मेरा शू का साइज, मेरा इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है तो मेरा शू साइज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शू साइज हो सकता है कांस्टेंट ही हो। तो ऐसा चीज में हम लोग कहते हैं नो कोरिलेशन। तो यहाँ कह रहा है कि हम जहां पर दो और मोर वेरिएबल का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, दिस इज कोरिलेशनल रिसर्च। नेक्स्ट बोल रहा है 35